कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रियांश आज 20 दिन के बाद इंडिया वापस आया था। उसकी निगाहें चारों तरफ काम्या को बस ढूंढ रही थी, लेकिन काम्या कभी नज़र नहीं आ रही थी। वो किसी से पूछना भी चाहता था कि वो कहाँ है। आज तो संडे है और संडे को तो काम्या घर पर ही होती है ना, फिर कहाँ गई दिखी भी नहीं। कुछ देर में सोच विचार करते हुए उसे नींद आ जाती है, क्योंकि वो थक गया था। रात को डिनर के समय भी घर के सभी सदस्य थे सिवाय काम्या के। रियांश को अब उसकी चिंता हो रही थी, पर वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था कि वो कहाँ है। खाने के बाद वो पीछे गार्डन में टहल रहा था। उसके माथे पर सिकन साफ दिख रही थी। उसने मोबाइल अपने हाथ में लिया और उसमें उसका नंबर ढूंढने लगा, क्योंकि सेव था नहीं। तो बहुत देर बाद उसे नंबर मिला कॉल लिस्ट से। जब संजू से गलती से कॉल लग गई थी, वहीं से नंबर को वो घूर रहा था। उसके दिल दिमाग में एक जंग सी छिड़ गई थी। दिमाग बोला जल्दी कॉल करना, पता कर वो कहाँ है, किस हाल में है। दिल बोला नहीं, तू क्यों किसी के लिए परेशान है, वो है ही कौन। ये रिश्ता सिर्फ बोझ ही तो है तेरे लिए, प्यार तो कोई और है ना। दिमाग बोला पागल मत बन रियांश, हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। दिल बोला हाँ तो होने देना, उसकी लाइफ है, जो चाहे हो। दिमाग बोला कैसे कुछ होगा, नाम की ही सही, वाइफ है वो तेरी, और जिस इसके चक्कर में तू इस रिश्ते से भाग रहा है उसकी कोई मंजिल नहीं है। एक तरफा प्यार कभी मुकम्मल नहीं होता, और अपनी वाइफ के बारे में खबर रखना, उसे प्रोटेक्ट करना तेरा फर्ज है, जिससे अब तू भाग नहीं सकता। दिल और दिमाग के बीच दिमाग की ही जीत हुई और उसने कॉल लगा दी और रिसीव होने का वेट करने लगा। पर जब कॉल नहीं रिसीव हुई तो अब उसे और ज़्यादा टेंशन होने लगी। फ़ोन को हाथ में लिए वो इधर उधर टहलने लगा और कुछ सोचते हुए अमन को कॉल करने ही जा रहा था कि तब तक उसका फ़ोन बजने लगा। काम्या ने ही किया था। उसने जल्दी से उठा लिया। हेलो, काम्या की सुरीली आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो सिर्फ इतना ही बोला, कहाँ हो? घर में। घर में कहाँ हो? ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, घर में कहाँ होते हैं? रूम में हूँ, काम्या बेचारी कंफ्यूज सी बोली। रूम में? अभी तक तो मैं था, मुझे तो नहीं देखी, वो उखड़े स्वर में बोला। क्या आप दिल्ली आ गए, कब? वो हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से बोली। हाँ आ गया आज ही, अपना बताओ हो कहाँ? वो मैं तो अपने पापा के घर पर हूँ, मम्मी पापा की याद आ रही थी तो दादी ने ही भेजा है, वो अपनी सफाई देते हुए बोली। ठीक है, मैं रखता हूँ, बोल उसने कॉल कट कर दिया। और काम्या सेफ है ये जान राहत की सांस ले। उधर काम्या जो कि फ़ोन कट जाने के बाद भी कान से लगा कर बैठी थी, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अंश ने कॉल किया था, वो भी उसे घर में ना देखकर। वो इस समय कितनी खुश थी वो बयां भी नहीं कर सकती थी। उसने फ़ोन को ही खुशी से चूम लिया। उसने एक पिलो को कसकर सीने से लगा लिया। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। नैतिक भैया और रियांश अपनी ऑफिस की बातें कर रहे थे खाते हुए, क्योंकि इतने दिन तक वो था नहीं तो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था। तान्या जो उन दोनों को कब से घूर रही थी बोल पड़ी, अपने ऑफिस की बातें कम से कम यहाँ खाने के समय तो मत कीजिए, थोड़ा सुकून से खा लीजिए, उसके बाद खूब करना अपना काम। दादू बोले, हाँ बहू बिल्कुल सही बोल रही है, खाने के वक्त काम नहीं, फैमिली ध्यान में रखनी चाहिए, काम को छोड़कर भी एक दुनिया होती है बच्चों। नैतिक और रियांश से एक साथ बोले, सॉरी दादू। दादी बोली, रियांश जी दादी। दादी बोली, आज शाम को आते वक्त बहू को उसके मायके से ले आना, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता और ये घर भी कितना सूना लगता है। उसके हाथ की अदरक वाली चाय के बिना तो मेरी सुबह ही नहीं होती। रियांश बोला, ड्राइवर को बोल दूंगा, वो चला जाएगा। दादी बोली, ड्राइवर नहीं, तुझे जाना है, वरना वो लोग क्या सोचेंगे कि कैसे लोग हैं, खुद नहीं आ सकते, और अगर तुझे नहीं जाना तो हम चले जाएंगे। रियांश दादी को गुस्से में देख उनके पास उठकर बैठ गया और उनका हाथ पकड़कर प्यार से बोला, मेरी प्यारी दादी जान, आपको कैसे समझाऊं कि सच में आज काम बहुत ज़्यादा है और आने में बहुत देर हो सकती है, इसलिए ड्राइवर को भेजने का बोल रहा था, पर आप तो गुस्सा हो गई। अगर आप नहीं चाहती तो ठीक है, मैं ऑफिस ही नहीं जाऊंगा, जहां आप बोलेंगी, जो बोलेंगी वही करूंगा। दादी बोली, तू सोच बोल रहा है ना, ज़्यादा काम है ना? रियांश ने हाँ में सिर हिलाया तो दादी बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तू रहने दे, मैं ड्राइवर को ही भेज दूंगी। रियांश बोला,
गुस्से में तो नहीं बोल रही ना आप? दादी ने उसके माथे को चूम कर इनकार में सिर हिलाया तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। रियांश बोला, थैंक यू मुझे समझने के लिए। अच्छा अब मैं निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना। बोल वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। रात के 11:30 बज रहे थे और काम्या रूम की खिड़की से खड़ी बाहर की ओर देख रही थी, या यूं कहें रियांश का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे रियांश को देखना था। इतने दिन बाद अगर वो लेटती या बैठती तो पक्का सो जाती, इसलिए टहल रही थी। वो बाहर की ओर देख ही रही थी, तभी गाड़ी की आवाज़ सुन उसके आंखों में चमक आ गई, क्योंकि ये रियांश की ही गाड़ी थी। वो जल्दी से खिड़की बंद करके सोफे पर आकर बैठ गई और पास पड़ी एक मैगजीन उठाकर देखने लगी, ताकि रियांश को ये ना लगे कि वो उसके लिए ही अभी तक जाग रही है। रियांश ने रूम में कदम रखा तो काव्या को जगह देख हैरान रह गया। उसने एक लंबी सांस ली और अपना बैग एक ओर रख कर कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। काम्या मैगजीन नीचे करके चुपके चुपके उसे देख भी रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, जो अंश को इतने समय बाद अपने सामने देखकर आई थी। रियांश अपने कबर्ड से कपड़े निकाल चेंजिंग रूम की ओर जाता हुआ बिना उसकी तरफ देखे हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मुझे नहीं पता था डॉक्टर साहिबा को उल्टी बुक्स पढ़नी भी आती है। जैसे ही काम्या को उसकी आवाज़ सुनाई दी, उसने झट से अपने हाथ में पकड़ी मैगजीन पर नज़र डाली, जो कि जल्दबाजी में उसने उल्टी पकड़ रखी थी। बेचारी झेप गई और रूम में नज़र डाली तो रियांश नहीं दिखा, वो चेंज करने चला गया था। काम्या ने अपने सिर पर हल्के से मारा और हंसकर किचन में खाना लाने चली गई। रियांश जब रूम में आया तो वह नहीं दिखी, तो वो बिस्तर पर बैठ गया और जिस बात की वजह से उसे आने में लेट हो गया था उसे ही सोचने लगा। वो मन ही मन बोला, आई होप जो सोचा है वो कर भी पाऊँ। काम्या जब उसके लिए खाना रूम में लेकर आई तो देखा वो बेड पर बैठा मोबाइल में कुछ कर रहा था। खाना टेबल पर लगाकर वो बोली, खाना खा लीजिए आकर, अगर काम से फुर्सत मिल गई हो तो कभी खुद पर भी ध्यान दे दिया कीजिए। रियांश ने कुछ नहीं कहा और आज्ञाकारी पति की तरह आकर बैठ गया। उसने देखा 2 प्लेट्स में खाना था तो काम्या को देखने लगा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? रियांश ने सवाल किया। काम्या को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। कैसे बताती वो कि आज उसके साथ खाने का मन था उसका। उससे खाते खाते बात करने का दिल था, जो कि शायद मुमकिन नहीं था। कैसे बोलती कुछ? वो कुछ नहीं बोलकर बैठ गई और खाने लगी। रियांश भी जवाब न पाकर एक निवाला उठाकर खाने लगा। वो उससे कुछ बोलना चाहता था, पर काम्या को शांत देख उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों ने ही खाना खत्म किया तो काम्या प्लेट्स उठाकर किचन में उन्हें रखने चली गई। रियांश आकर बिस्तर पर लेट गया। काम्या को थोड़ी देर लग रही थी तो उसने मन ही मन सोचा, अब ये रात को 12 बजे क्या करने लगी? बड़ी ही अजीब लड़की है। थोड़ी देर में काम्या भी आ गई और रियांश को लेटा देख लाइट्स ऑफ करके अपनी साइड जाकर लेट गई। इतने दिन बाद आए हैं, पर एक बार हालचाल भी नहीं पूछा कि कोई परेशानी तो नहीं हुई। बस हमेशा अपने एरोगेंट वाले अवतार में ही रहते हैं, कभी भी अच्छे से बात ही नहीं करते। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, लगता ही नहीं कि मैं इनकी पत्नी हूँ। कहीं संजू की बात सच? नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, ये वैसे नहीं होंगे। उसने भी तो बाद में यही बोला था। वो गलती से कुछ भी बोल गई थी, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि ये मुझसे ऐसे भागते हैं, ऐसा बिहेव क्यों करते हैं? वो दूसरी ओर मुँह करके यही सब सोच रही थी। बड़ी देर तक अपने विचारों की उलझन में फंसे रहकर भी उसे नींद नहीं आई। ना ही कुछ समझ आता है तो वो उठकर बालकनी में रखे झूले पर बैठ जाती है और वहीं बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। हमेशा की तरह पहले रियांश की ही नींद खुली। सबसे पहले उसकी नज़र बेड के दूसरी साइड गई, जहाँ काम्या नहीं थी। ये कहाँ गई? आखिर ये कर क्या रही है? कल इतनी रात तक इंतज़ार किया और अब इतनी जल्दी उठ गई। वो धीरे से बोला और छत पर बने जिम में चला गया। करीब 1 घंटे बाद वो वहाँ से वापस आया तो भी बाहर सब दिखे काम्या को छोड़कर, और अब भी रूम में नहीं दिखी। वो बालकनी में आया तो देखा काम्या झूले पर पीछे को सिर टिकाए सो रही थी। अभी भी काम्या के चेहरे पर सोते हुए भी सिकन की कुछ रेखाएं थी। रियांश का हाथ अपने हाथ उसके बालों पर चला गया। वो उसके सिर पर हाथ फेरकर धीरे से बोला, सॉरी, मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी भी खराब हो गई ना। हमेशा जब से इस घर में आई हैं अब आपको हंसते खिलखिलाते ही देखा है, और आज सोते हुए भी आपके माथे पर ये सिकन की रेखाएं हैं। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बोल वो टॉवेल लेके बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद काम्या की नींद खुली तो वो उठने को हुई। उसकी गर्दन ऐसे झूले पर सोने से अकड़ गई थी।
उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और रूम में आई तो उसकी नज़र सामने घड़ी पर पड़ी। वो कुछ तेज आवाज़ में बोल उठी, ओह नो, 8 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। तो क्या हुआ, अभी उतनी भी देर नहीं हुई है? ये आवाज़ कानों में पड़ते ही उसकी नज़र कबर्ड की ओर उठ गई, जहाँ रियांस अपने कपड़े निकाल रहा था कबर्ड से। उसने अभी शर्ट नहीं पहनी थी, गले में टॉवल ही लटकाया था। उसकी पीठ काम्या की ओर थी। वो अपनी शर्ट लेकर मुड़ा तो काम्या, जो कि एकदम शांत भाव से उसे ही देख रही थी, उसने जो बोला था उससे अभी भी सदमे में थी और अब उसे ऐसे देखकर तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। उसकी मस्कुलर बॉडी और एब्स साफ दिख रहे थे, जिन पर से काम्या की नज़रें नहीं हट रही थी। उसने खुद को संभाला और बिना कुछ बोले बाहर जाने लगी तो रियांस, जिसने अब तक शर्ट पहन ली थी, वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काम्या की नज़रें झुक गई उसे सामने देखकर। क्या हुआ, कोई बात परेशान कर रही है क्या? कुछ बोला भी नहीं आपने? वो अपने हाथों की बटन लगाते हुए बोला। तो काम्या की आंखों में अपने आप आंसू भर आए। मेरी वजह से? उसे कुछ ना बोलता पाकर वो एक बार फिर बोला, पर काम्या ने कुछ नहीं कहा और पीछे मुड़कर भागते हुए बाथरूम में घुस गई। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई और उसके रुके हुए आंसू बाहर आ गए। वो रोते हुए वहीं बैठ गई। क्या चाहते हैं आप? क्यों करते हैं ऐसा? कभी तो इतनी फिक्र जैसे आपको सबसे ज़्यादा मेरी फिक्र है, और कभी तो एकदम से अनजान बन जाते हैं। कभी इतने एरोगेंट ही हर कोई नफ़रत करे, और कभी इतने स्वीट कि कोई भी प्यार करने से, आपके लिए एहसास महसूस करने से खुद को रोक ना पाए। कौन सा रूप आपका सही है, वो जिसमें परवाह नज़र आती है, या वो जिसमें मैं आपके लिए अजनबी हूँ, बोझ हूँ? क्या चाहते हैं? वो रोते हुए बोली। इधर रियांस को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या चाहती है। हमेशा तो यही बोलती है कि मैं बात नहीं करता इनसे, और जब कोशिश कर रहा हूँ तो अब ये बोल ही नहीं रही। बोल उसने सिर झटका और अपना ऑफिस बैग लेकर बिना कुछ खाए ही चला गया, क्योंकि उसका मूड ऑफ हो चुका था। कितनी हिम्मत करके कल से वो बात करने की कोशिश कर रहा था, पर काम्या का रवैया उसे अच्छा नहीं लगा। काम्या कुछ देर बाद रेडी होकर बाहर आई तो देखा दादी पाखू के साथ खेल रही थी और दादू अखबार पढ़ रहे थे। काम्या दादी के पास आकर बोली, दादी मैं हॉस्पिटल के लिए निकलती हूँ। दादी बोली, हाँ चली जाना, पहले कुछ खा तो लो, वो भी ऐसे ही भाग गया और अब तुम भी। काम्या बोली, अंश ने ब्रेकफास्ट नहीं किया? दादी बोली, नहीं, कुछ परेशान था शायद किसी बात से। मैंने तो कहा भी, पर बहाना बनाकर चला गया। लेकिन अब तुम जाकर पहले कुछ खाओ, तभी जाना है। काम्या को ये सुनकर अच्छा नहीं लगा कि रियांस ने कुछ नहीं खाया। फिर भी वो दादी का मन रखने के लिए किचन में गई और चाय पीकर जल्दी से रियांस के लिए टिफ़िन पैक कर दी और बाहर गाड़ी के पास आ गई। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वो ड्राइवर से बोली, काका आप ये टिफ़िन मिस्टर राठौर के ऑफिस ले जाकर दे आइएगा और बोल देना कि खाना ज़रूर खा लें। ड्राइवर दादा बोले, जी बहुरानी हम दे आएंगे, मालिक को आप परेशान मत होइए। काम्या ने हाँ कहा और अंदर चली गई। रियांस अपने केबिन में बैठा आयशा से कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी दरवाजे पर अमन नॉक करके बोला, मे आई कम इन सर? रियांस बोला, आ जाओ अमन। आयशा फाइल पढ़ रही थी। अमन की आवाज़ सुन उसने अपना चेहरा ऊपर किया, जो टिफ़िन को टेबल पर रखते हुए बोल रहा था, सर ये टिफ़िन आपके घर से आया है और ये मैसेज भी भेजा है मैम ने कि आप खाना ज़रूर खा लें। रियांस बोला, ठीक है तुम जाओ। उसके बोलने पर अमन बाहर चला गया। वहीं आयशा अभी भी शरारत से रियांस को देख रही थी। रियांस ने उसे घूरते हुए कहा, क्या है, काम करना, मुझ में कुछ लगा है जो मुझे घूर रही है? आयशा उसे छेड़ते हुए बोली, बेटा तेरी शकल पर तो कुछ नहीं लगा, पर यह बता क्या चल रहा है? काम्या मैडम को अपने अंश जी की इतनी फिक्र एंड ऑल। सही रास्ता है बेटा, तेरा फ्यूचर तो ब्राइट लगता है, गाड़ी पटरी पर आ रही है धीरे धीरे। रियांस ने एक फाइल उसके सिर पर मार कर कहा, अगर तुझे काम करना है तो बैठ, वरना मैं अभी तेरे अर्श को कॉल करता हूँ, तू भाग यहाँ से। आयशा उसके हाथ से फाइल छीनते हुए बोली, लगता है हमारा लड़का शर्मा रहा है। बस उसका इतना कहना था कि रियांस ने अपने हाथ में पास रखी पानी की बोतल उठा ली। ये देख, आयशा जल्दी से टिफ़िन लेकर सोफे की ओर जाते हुए बोली, हाँ ले आ, पानी भी तो पीना पड़ेगा ना, अब वो तो तेरी बीबी यहाँ आकर देगी नहीं। आशू, वो चिढ़ते हुए बोला तो वो ठहाके लगाने लगी। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोल रही, अब आकर खाना तो खा ले, क्योंकि मुझे तो बहुत भूख लगी है और काम्या के हाथ का खाना मुझे बहुत पसंद है।
रियांश भी बैठते हुए बोला, खाना तो सच में यार बहुत अच्छा बनाती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है उसके हाथ का खाना, आयशा बोली। और बनाने वाली? रियांश ने उसके सिर पर हल्के से मारा तो आयशा हंसने लगी और उन्होंने खाना खत्म किया। काम्या हॉस्पिटल की छुट्टी के बाद संजू से बात करती हुई बाहर गेट तक निकली, तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी देख काम्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। पीछे का शीशा नीचे करते हुए रियांश बोला, अगर बातें हो गई हो तो चलें। आज पहली बार वो काम्या को लेने आया था, उसे वहाँ देख वो खुश भी थी और हैरान भी। संजू काम्या से बोली, ठीक है तू जा, मैं भी निकलती हूँ, बाय। काम्या बाय बोलकर दूसरी साइड का गेट खोलकर बैठ जाती है तो ड्राइवर आगे गाड़ी बढ़ा देता है। ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये तो घर का रास्ता नहीं है ना? काम्या गाड़ी दूसरे रास्ते पर जाते देखकर बोली। रियांश पीछे सीट से सिर टिकाकर बोला, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। कुछ देर बाद गाड़ी एक कैफ़े के सामने रुकती है। रियांश बाहर निकलता है और उसे भी इशारा करता है तो वो भी बाहर आ जाती है। वो आगे बढ़कर खुली एरिया में जहाँ कई टेबल्स और चेयर लगी थी उनमें से एक पर जाकर बैठ जाता है तो काम्या भी दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। रियांश 2 कप कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। काम्या हैरानी से उसे ही देख रही थी। रियांश एक ठंडी सांस भरते हुए बोलना शुरू करता है, देखिए पहली बात तो मैं जो भी बोलता हूँ एकदम सीधा और साफ, तो अगर कुछ भी बुरा लगे तो सॉरी। स्टार्टिंग में मुझे हमारा रिश्ता समझ में नहीं आता था, ये सच है कि मैं शुरुआत में इन सब से भागता था, पर धीरे धीरे एहसास हुआ कि दादू दादी और सबको हमसे कुछ उम्मीदें हैं और शायद हम दोनों ही उनसे भाग रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि गलती आपकी है, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो दोनों को ही करना पड़ेगा अगर इस रिश्ते के साथ रहना है तो। अभी हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं हैं और 2 महीने से साथ हैं। एक झिझक जो हमें बात करने में हमेशा महसूस होती है वो नहीं होनी चाहिए, तो क्या हम पहले दोस्त बन सकते हैं? काम्या जो कि इतनी देर से उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी बोल उठी, नहीं। रियांश उसका जवाब सुनकर कुछ नहीं बोला और कॉफ़ी ख़त्म करके खड़ा हो गया तो काम्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रियांश उसकी तरफ देखने लगा तो भी काम्या ने हाथ नहीं छोड़ा और उसे बैठने का इशारा किया। रियांश बैठ गया तो वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, बिना बात सुने ही हर बार क्यों रिएक्ट करते हैं? हाँ, मैं भी आपके साथ हमारे बीच के रिश्ते को सुधारना चाहती हूँ, आपकी बात सही भी है, हम दोस्त बन सकते हैं, पर मेरी एक शर्त है। क्या? वो अपना फ़ोन दूसरे हाथ से घुमाते हुए बोला तो काम्या ने कहा, मैं स्मोकिंग करने वाले पर्सन से दोस्ती नहीं करती। अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं तो हमारी दोस्ती का पहला प्रॉमिस कीजिए कि कितनी भी टेंशन हो आप सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाएंगे। रियांश ने अपने हाथ उसके हाथ से हटा लिया और आंखें बंद करते हुए पॉकेट से सिगरेट की पैकेट निकालकर पास रखी डस्टबिन में फेंक दी। उसके इतना करते ही काम्या इतना ज़्यादा खुश हो चुकी थी कि जल्दी से उठकर रियांश के सीने से लगकर अपनी आंखें बंद करके बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सोच भी नहीं सकते हैं आज आपने जो किया है उससे मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच अंश। रियांश का हाथ अभी भी हवा में था, सब उन्हें ही देख मुस्कुरा रहे थे जिससे वो असहज हो रहा था। धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर अंश बोला, ये सब तो ठीक है, पर आप पहले दूर हटिए, सब देख रहे हैं हमें ही। काम्या ये सुन झेप कर जल्दी से उससे अलग हो गई। इस समय उसके चेहरे पर एक साई स्माइल थी। रियांश बोला, चलिए अब लेट हो रहा है, पेमेंट नहीं करेंगे? काम्या बोली तो रियांश आगे बढ़ते हुए बोला, ये हमारा ही कैफ़े है। हमारा? ये सुन काम्या के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। वो दोनों आकर गाड़ी में बैठ गए। काम्या के चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसे खुश देख रियांश के दिल को तसल्ली मिली। जब वो दोनों साथ ही घर पहुँचे तो दादी उन्हें एक साथ और काम्या को खुश देख मुस्कुरा दी। काम्या दौड़कर दादी के पास आई और उन्हें हक कर लिया तो दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या बात है, आज तो मेरी बच्ची बहुत खुश दिख रही है। काम्या उनके कान में फुसफुसा कर आज कैफ़े में हुई बात बताई, वो सिगरेट वाली। तो दादी को बहुत ताज्जुब हुआ कि रियांश मान गया। वो काम्या के गाल को छूकर बोली, मुझे पूरा यकीन है तू बहुत जल्दी ही सब अच्छा कर देगी। होप सो, वो हंसकर बोली तो दादी भी हंस पड़ी। अच्छा पहले ये बताओ आपकी दादू कहाँ है, और उन्होंने अपनी मेडिसिन टाइम से ली थी ना?
काम्या बोली तो दादू बाहर से आते हुए बोले, हाँ डॉक्टरनी साहिबा, आपके दादू ने आपके आदेश का पालन किया है। दादू की बात सुन वो मुस्कुरा कर बोली, बस आप टाइम से कुछ दिन और वो मेडिसिन खा लीजिए, फिर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा बताइए मैं आज क्या बनाऊँ खाने में? दादू बोले, खीर पूड़ी। दादू का ये फेवरेट था और रियांश को भी खीर बहुत पसंद थी। काम्या ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से चेंज करने के लिए रूम की ओर भागी। जहाँ रियांश बैठा काम कर रहा था उसने एक नज़र काम्या पर डाली जो कोई सांग गुनगुनाते हुए कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रही थी। उसे यूं खुश देख पता नहीं क्यों पर रियांश को भी अच्छा लग रहा था। चाची की फैमिली वापस मुंबई जा चुकी थी तो अब घर पर काम्या, रियांश, दादी और दादू ही थे। रात में खाने के बाद जब काम्या रूम में आई तो रियांश किसी से कॉल पर बात कर रहा था। वो बिस्तर सही करने लगी। रियांश सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। काम्या अपना काम करने के बाद बिस्तर पर बैठते हुए बोली, प्रॉब्लम है क्या कोई? आप परेशान लग रहे हैं। अब तो हम दोस्त हैं ना, तो आप बता सकते हैं। रियांश बोला, वो कल एक मीटिंग थी और हमारी डिज़ाइनर की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है तो डिज़ाइन अभी तक नहीं बने। और अब ऐसे अचानक से कहाँ से डिज़ाइन लाएं? जैसे चाहिए कोई मिलेगा भी नहीं इतनी जल्दी। मैं हेल्प करूं कुछ? मेरी आर्ट्स अच्छी है। वो उसे देखते हुए बोली तो रियांश की नज़र उस पर चली गई और कुछ देर के लिए ही सही उनकी नज़रें आपस में मिल गई। रियांश उधर उधर देखते हुए बोला, आर यू श्योर? कर पाएंगे आप? काम्या बिस्तर से उठकर आकर उसके बगल में बैठ गई और बोली, ट्राई करने में क्या जाता है, आप जैसे बताएंगे मैं उसकी तरह कोशिश करूँगी बनाने की। रियांश बोलता है और उसे समझाने लगता है। चूँकि काम ज़्यादा था तो काम्या उसके बताने के साथ ही डिज़ाइंस बनाना शुरू कर देती है। 11-12 डिज़ाइंस उसे बनाने थे। वो डिज़ाइंस बना रही थी और रियांश लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। काम करते करते कब दोनों की आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला और जहाँ थे वहीं सो गए थे दोनों। सुबह 6 बजे काम्या की आंख खुली तो उसने अपने आप को रियांश की बाहों में पाया। रियांश सोफे पर सिर टिकाकर बैठा सो रहा था और काम्या उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई थी। रियांश ने उसको पकड़ रखा था। ये देख काम्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके बालों को बिखेर कर वो बोली, काश मेरी हर सुबह इतनी अच्छी हो कि मैं आपके इतना करीब रहूं। उसने झुककर उसके माथे पर आए बालों पर फूंक मारी और जल्दी से वहां किस करके आराम से अपनी जगह पर बैठ मुस्कुराने लगी। तभी उसे काम का ध्यान आया तो उसने देखा सारी डिजाइन्स लगभग बन चुकी थी, बस एक बाकी थी और रियांश सो रहा था। अब उसे कैसे जगा कर पूछती कि कैसी डिज़ाइन चाहिए तो उसने अपने मन से बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रियांश की आंख खुली तो सबसे पहली नज़र काम करती काम्या पर गई। वो झट से सीधा होकर बैठ गया। पागल, सोई नहीं क्या जो अभी भी उसी में लगी हो? काम ज़रूरी था पर। और मैं कैसे सो गया? तुमने जगाया भी नहीं, तुम अकेले ही सब कर रही हो। सॉरी, मेरी वजह से ये सब करना पड़ा। वो नॉन स्टॉप बोल रहा था तो काम्या ने अपनी हथेली उसके मुंह पर रख दी। चुप, कभी कभी कितना बोलते हैं आप। मैं भी सो गई थी, कुछ देर पहले ही उठी हूँ। और एक ये लास्ट बाकी था तो वही बना रही थी और आपको इसलिए नहीं जगाया क्योंकि आप रात के 2 बजे तक लगातार काम कर रहे थे। और दूसरी बात, सोते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। उसने लास्ट लाइन थोड़ा धीरे से कही थी पर जिसे सुनना था वो सुन चुका था और उसके चेहरे के भाव कुछ पल के लिए बदल गए और वो बस बोलकर चला गया। रियांश ऑफिस में अपने केबिन में बैठा फाइल देख रहा था। 15 मिनट बाद मीटिंग थी। तभी उसे ध्यान आया कि उसने डिज़ाइंस तो देखे ही नहीं। उसने जल्दी से वो डिज़ाइंस उठाए और देखने लगा। सब एक से बढ़कर एक बने थे पर वैसे नहीं थे जैसे रियांश ने उसे बताया था। सब में कुछ न कुछ चेंजेस था और एक दो तो एकदम डिफरेंट। रियांश ने बुझे मन से वो टेबल पर फेंक दिए और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मैं कभी ना कभी कुछ ज़्यादा ही पागलों वाली हरकतें करने लगता हूँ। जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता वो भला ये सब कैसे कर पाएगी। अपनी कलाकारी दिखा दी है सब में। इससे अच्छा तो रात भर जाग कर मैं ही बना लेता या थोड़ा और कोशिश करता तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता। वो अपने माथे को रफ करता हुआ बोला। किसी ने नॉक किया तो उसने यस बोल दिया और नताशा अंदर आ गई। सर, क्लाइंट आ चुके हैं, सब आपका ही वेट कर रहे हैं, 5 मिनट बचे हैं, चलिए मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। नताशा बोलती है पर रियांश कुछ नहीं बोलता। उसने चेयर से सिर टिका, आंखें बंद कर ली।
आर यू ओके सर? नताशा उसके थोड़ा करीब जाकर रियांश के माथे पर हाथ रखकर बोलती है तो वो झटके से अपनी आंखें खोल उसका हाथ हटा उसे गहरी नज़रों से घूरने लगता है। सॉरी सर, मुझे लगा आप। वो नज़रें झुकाकर बोली तो रियांश सख्त लहजे में बोला, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ। आपका जो काम है वही करिए तो बेटर होगा। एंड नाउ गेट आउट फ्रॉम माई केबिन। नताशा उसका गुस्सा देख खून का घूंट पीकर वहाँ से चली जाती है और रियांश खुद को शांत करने के लिए टेबल की ड्रॉर से सिगरेट की पैकेट निकालता है और जलाने लगता है तो उसे काम्या से किया प्रॉमिस याद आ जाता है। वो गुस्से से डिब्बी उठाकर फेंक देता है और पानी उठाकर पीने लगता है। लगता है आज ये डील हाथ से निकल ही जाएगी, वो बोलता है। तब तक अमन उसे बुलाने आ जाता है। वो हाँ बोल वही डिजाइन्स जल्दी से फाइल में लगाकर उसके साथ निकल जाता है। मीटिंग रूम में सब लोग बैठे रियांश का ही वेट कर रहे थे। वो अंदर आता है तो सब खड़े हो जाते हैं। मिस्टर मेहरा अपना हाथ बढ़ाकर बोलते हैं, हेलो मिस्टर राठौर। हेलो मिस्टर मेहरा, बैठिए, शुरू करते हैं मीटिंग। वो उनसे हाथ मिलाकर बोलता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर गुप्ता के सेक्रेटरी उनके कान में धीरे से फुसफुसाते हैं, आज मज़ा आएगा सर, जब राठौर साहब की इज्जत मिट्टी में मिलेगी और आज तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा, क्योंकि उनके डिज़ाइनर तो अब हमारे पास हैं। और अब वो क्या करेंगे? उसकी बात सुन मिस्टर गुप्ता के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। सब अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं। रियांश उठता है और प्रोजेक्टर पर काम्या के डिजाइन्स की हुई ज्वेलरी को दिखाने लगता है और सब कुछ समझाने लगता है। लास्ट में जब लाइट्स ऑन होती है तो सब मिस्टर मेहरा वो देखने लगते हैं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आए थे इस डील के लिए और ये बहुत बड़ी डील थी। सब यही चाहते थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिले। मिस्टर मेहरा ने एक नज़र सब पर डाली और मिस्टर गुप्ता पर उनकी नज़रें जाकर टिकी तो मिस्टर गुप्ता खुश हो गए। वहीं रियांश ने आंखें बंद कर ली। मिस्टर मेहरा बोले, मिस्टर गुप्ता, आपके डिज़ाइंस बहुत ही अच्छे हैं और हमें बहुत पसंद भी आए। ये सुन वो और खुश हो जाते हैं। रियांश की मुट्ठियाँ कस जाती है, क्योंकि ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अब शायद अधूरा रह गया। मिस्टर मेहरा, आपके डिज़ाइंस काफ़ी अच्छे हैं, पर मिस्टर राठौर के डिज़ाइंस बेहद ही खूबसूरत और यूनिक हैं, एकदम डिफरेंट, जैसे हमें चाहिए थे। तो ये डील मैं मिस्टर राठौर के साथ करना चाहता हूँ और मिस्टर राठौर कल से ही काम शुरू कर दीजिए, जल्द ही हमें काम पूरा हो जाना चाहिए। वो मुस्कुराकर बोलते हैं। रियांश हैरानी से उन्हें देखने लगता है तो वो हाथ बढ़ाकर कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं तो वो भी खुश होकर थैंक यू बोलता है। सब तालियां बजाने लगते हैं। वहीं मिस्टर गुप्ता का मुंह बन जाता है। डील साइन करने के बाद वो चले जाते हैं और रियांश वहीं बैठ जाता है। सब उसे बधाई देने लगते हैं। अमन उसके पास आकर बोलता है, मुबारक हो सर, अब हमारा बिजनेस बाहर भी बढ़ जाएगा और ये डील मिलने से हमें बहुत फ़ायदा भी होगा। रियांश मुस्कुराकर हाँ बोलता है, आज ऑफिस में सबको मेरी तरफ से बोल दो, जो भी खाना है कैंटीन में जाकर खा लें। रियांश कहता है तो अमन जी सर बोल चला जाता है। रियांश अपना फ़ोन उठाता है और जल्दी से काम्या का नंबर डायल कर देता है। काम्या पेशेंट देखने में बिजी थी तो उसका फ़ोन नहीं उठता। रियांश फिर चाबी उठाकर उसके हॉस्पिटल की ओर चल देता है। आज वो खुद ही ड्राइव कर रहा था। काम्या की वजह से उसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था तो वो सबसे पहले उसे ही थैंक यू बोलना चाहता था। वो रिसेप्शनिस्ट के पास आकर बोलता है, डॉक्टर, काम्या का केबिन कौन सा है, मुझे उनसे मिलना है। सर, आपकी अपॉइंटमेंट है, वो पूछती हैं तो रियांश जल्दी से बोल जाता है, नो, आई एम हर हस्बैंड और मुझे उनसे कुछ काम है। ये सुन वो मुस्कुरा देती हैं। ओह सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। डॉक्टर, काम्या का केबिन यहाँ से राइट में, रूम नंबर 6। रियांश थैंक यू बोल काम्या के केबिन की ओर बढ़ जाता है। वो उसके केबिन में आकर देखता है तो वो वहाँ नहीं थी। रियांश चेयर पर जाकर बैठ जाता है। कितना गलत सोच रहा था मैं कि ये डील हाथ से निकल जाएगी आपकी वजह से, लेकिन देखिए उसका उल्टा ही हो गया। वो आंखें बंद करके बोला। काम्या कुछ देर बाद जब आई तो अपने केबिन में उसे बैठा देख चौंक गई। आप यहाँ सच में हैं? वो अटकते हुए बोली तो रियांश ने मुस्कुराकर उसे आगे बढ़कर हक कर लिया, जो कि काम्या के लिए किसी सदमे से कम नहीं था।
वो भूत बने खड़ी थी। रियांश का उसे यूं आकर हक करना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उनके बीच दोस्ती जरूर हुई थी, लेकिन रियांश का उसकी तरफ आगे कदम बढ़ाना उसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। काम्या ने भी रियांश के पीठ पर अपने दोनों हाथ कस दिए और उसके चेहरे पर एक कभी न जाने वाली बड़ी सी स्माइल आ गई। क्या रियांश और काम्या के ये छोटे छोटे कदम उनकी जिंदगी में नजदीकियां बढ़ाने का काम करेंगे? क्या रियांश काम्या की मोहब्बत को महसूस कर पाएगा या फिर इनके बीच कोई गहरी खाई पनप जाएगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।